हेलो नमस्कार दोस्तों, TDS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो GDC का एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 2020 में उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित GDC का एग्ज़ाम हुआ था सामान्य अध्ययन का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ है। और पहले जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर हुआ करता था, उसमें पेपर का जो पैटर्न होता था एग्ज़ाम में, उसमें एक प्री का पेपर होता था, है ना, और एक आपका इंटरव्यू होता था। इसी के आधार पर सिलेक्शन आपका होता था, है ना। प्री में आपका जो है एक पेपर आपके GS का हुआ करता था और एक पेपर आपके जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ करता था, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है। तो ये आपका जो है इसका मार्क्स जुड़ता था प्री और इंटरव्यू का, इसके आधार पर सिलेक्शन हुआ करता था। अब क्या है, अब एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। अब आपका 3 पेपर होगा, है ना, प्री और एक मेंस कर दिया गया है ना, प्री मेंस इंटरव्यू। और अब जो सिलेक्शन होगा आपका वह मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। जो प्री है ये आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया है पूरा, है ना। और पहले क्या होता था, प्री और इंटरव्यू के आधार पर होता था, है ना। तो और लेकिन जो GS का पेपर है वो अभी भी होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अभी भी होगा, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, है ना। तो आज हम GS के पेपर को डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले इसको देखते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2020 का जो पेपर हुआ था, जो फॉर्म आया हुआ था 2022 में पेपर हुआ, उसको सामान्य अध्ययन को के जो पेपर को हम देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिलेबस सामान्य अध्ययन का क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो 2020 में पेपर हुआ था, उस 2022 में जो पेपर हुआ था, इसमें किस किस सब्जेक्ट से जो है कितने प्रश्न आए हुए थे और किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, है ना। पूरा टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो इससे हमको अप्रोच पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितना हमको फोकस करना है और हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। क्योंकि सब्जेक्ट तो वही होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC, स्टेट PCS या पुलिस का, है ना। सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन सब्जेक्ट का डिमांड क्या है ना, कैसे प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, है ना। तो इस तरह जब हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कोई भी सब्जेक्ट हमको पढ़ना है तो उसका अप्रोच क्या होगा, है ना। किन किन चीज़ों को अधिक हमको ध्यान रखना है। जैसे ज्योग्राफी में नदियाँ, है ना, डेल्टा खनिज से प्रश्न आए हुए थे। हिस्ट्री में आपके आधुनिक, है ना, इससे एग्जाम। तो इस तरह हमारा ये पढ़ने का अप्रोच होगा, है ना। और फिर इस तरह हम क्वेश्चन वाइज इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है ना। आपके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस से लेकर जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें, है ना। तो इस तरह ये पढ़ने का हमारा अप्रोच होगा इस वीडियो में, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया है ना। तो अभी हम बताएं कि जो पहले एग्ज़ाम का पेपर होता था प्री हुआ करता था और इंटरव्यू हुआ करता था। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता था, है ना। प्री का भी नंबर जुड़ता था और आपके इंटरव्यू का, है ना। तो इसके आधार पर आपको जो है मेरिट तय होती थी। अब क्या है, अब आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न में बदलाव आया है। अब प्री का एक एग्ज़ाम होगा, फिर जो प्री क्वालिफाई करेगा फिर वो मेंस का एग्ज़ाम देगा, और जो मेंस क्वालिफाई करेगा फिर वो साक्षात्कार या इंटरव्यू देगा, है ना। तो अब जो है 3 जो है स्टेज होंगे आपके एग्ज़ाम का, है ना। तो प्री का एग्ज़ाम होगा जो क्वालिफाइंग होगा, फिर मेंस होगा जो आपका रिटन होगा, सब्जेक्टिव नेचर है होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका, है ना। ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपका सब्जेक्टिव होगा, फिर आपका इंटरव्यू या साक्षात्कार होगा, है ना। और जो सिलेक्शन होगा आपका मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। प्री जो होगा आपका क्वालिफाई होगा, है ना। अब आइए हम सबसे पहले प्री को देखते हैं। प्री में ऐसा प्रश्न होगा, है ना। तो प्री देखिए आपका वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना। MCQ टाइप प्रश्न होंगे, है ना। और प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी और टोटल जो प्रश्न होगा 120 प्रश्न होगा। इसमें सामान्य अध्ययन से आपके 30 प्रश्न होंगे और आपके वैकल्पिक विषय जो है वो आपके 90 प्रश्न होंगे, है ना। टोटल जो होगा 120 होगा, जिसमें आपके 30 जो है जनरल स्टडीज़ से होंगे, है ना, GS से, और 90 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, 120 प्रश्न, ठीक है। और आपका समय कितना होगा, तो 2 घंटे का पेपर होगा और 150 नंबर का होगा, है ना। तो प्री का जो पेपर होगा आपका, है ना, प्री का क्या होगा, इसमें आपका GS का 30 पेपर, 30 क्वेश्चन, और आपके सब्जेक्ट जो वैकल्पिक विषय है उससे 90, हाँ, और 2 घंटे का होगा, है ना, 2 आवर्स का होगा।
और 150 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि प्री का ये पैटर्न होगा, है ना। और जो इसको क्वालिफाई करेगा तब उसको जो है वो मेंस के एग्ज़ाम में जाएगा, है ना। और मेंस में हम देखते हैं क्या होगा, तो मेंस भी आपका एक प्रश्न पत्र होगा, है ना। इसमें 20 प्रश्न होंगे, है ना, जो 10-10 के सेट में होंगे। 10 आपके लघु उत्तरी होंगे और 10 आपके दीर्घ उत्तरी होंगे, है ना। तो मेंस में जो है आपके, है ना, 20 प्रश्न होंगे, है ना। 20 प्रश्न टोटल होंगे। 10 आपके लघु उत्तरी होंगे और 10 आपके दीर्घ उत्तरी होंगे। 10 जो है आपके 8 नंबर के होंगे और 10 आपके 12 नंबर के होंगे। जो दीर्घ उत्तरी होगा वो आपका 120 नंबर का होगा और जो आपका लघु उत्तरी होगा वो आपका 80 नंबर का होगा। टोटल जो है आपका 200 नंबर का होगा, है ना। 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। जो प्री होगा वो 2 घंटे का और जो मेंस होगा 3 घंटे का होगा। और आपके 20 प्रश्न होंगे जिसमें 80 नंबर आपके जो है लघु उत्तरी से होंगे और 120 नंबर आपके दीर्घ उत्तरी से होंगे। ठीक है, तो इस तरह मेंस का हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, है ना। 10 आपके लघु उत्तरी, 125 और जो लघु उत्तरी होंगे उनकी जो शब्द सीमा होगी 125 शब्दों में लिखनी होगी और ये 8 अंकों का होगा। और जो 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरी होंगे, है ना, और इनकी शब्द सीमा कितना होगा, ये 200 होगा, है ना। जो 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी होंगे 200 शब्दों में लिखना होगा और ये 12 अंकों के होंगे, है ना। तो टोटल 120 अंक का ये होगा, ये आपका 80 अंक का होगा, टोटल 200 का, है ना। तो इस तरह जो फिर मेंस क्वालिफाई करेगा, है ना, तब उसका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका 25 अंकों का होगा, है ना। और मुख्य जो परीक्षा होगी और जो साक्षात्कार होगा इसी के अंकों के आधार पर आपकी सफलता तय होगी, है ना। तो मेंस, है ना, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सफलता तय होगी, है ना। तो आप सक्सेस होंगे, है ना। तो ये जो मेरिट बनेगी आपकी मेंस और इंटरव्यू के ही आधार पर होगी, है ना। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न हमारे हुआ जीडीसी का वर्तमान में, है ना। अब आइए हम देखते हैं जो प्री में जो जीएस का पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो प्री में जीएस के पेपर होते हैं इसमें जनरल साइंस से प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न आते हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स से आते हैं। देखिए करंट बहुत ब्रॉड है, अभी हम जब पेपर एनालिसिस करेंगे, है ना, तो किससे क्या प्रश्न आते हैं, है ना। तो इसको हमको पता चलेगा कि जैसे अगर देखा जाए हिस्ट्री से है जिसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट से है, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, है ना। अगर इस तरह देखा जाए तो जीएस में आपका पूरा इतना ब्रॉड सिलेबस है, कैसे कवर किया जाए। लेकिन इस स्मार्ट पढ़ने का अप्रोच ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखें प्रीवियस कि कैसे प्रश्न आए हैं और हमारा अप्रोच क्या होगा। जो प्रश्न आए हुए हैं, है ना, कितने प्रश्न किससे आए हैं, है ना, किसको, जैसे इसमें दिया गया है ना, 6 टॉपिक हैं, इसमें किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देना है हमको। फिर किस टॉपिक से आ रहे हैं, है ना, जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, है ना, किससे प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स जो प्रश्न आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आते हैं, डीपीएसपी से आता है, प्रेसिडेंट से आता है, पार्लियामेंट से आता है ना, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, है ना। तो जब हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा स्मार्ट तरीके से, है ना। क्योंकि ये नहीं है कि हम पूरा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा ले रहे हैं, हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम उठा ले रहे हैं, है ना। तो हमारा जो पेपर एनालिसिस करने का अप्रोच इसलिए है क्योंकि इससे पता चलेगा किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है और किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, है ना। जैसे ज्योग्राफी में सबसे अधिक प्रश्न आए थे, आपके 6 प्रश्न आए थे, साइंस से 6 प्रश्न आए थे, हिस्ट्री से आपके 5 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से 5 प्रश्न आए थे, पॉलिटी से 3 आया था प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न था, मैथ और रीजनिंग से 4 प्रश्न थे, है ना। तो इस तरह ये जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट से अलग अलग प्रश्न की संख्या थी। और टॉपिक देखते हैं कि जैसे ज्योग्राफी में नदियों से प्रश्न था, डेल्टा एस्चुरी से था, खनिज क्षेत्रों के मिलान से था, हिस्ट्री में मराठा से, ब्रिटिश शासन से, कर्जन की युद्ध नीतियाँ, कर्जन से था, युद्ध से था, है ना। पॉलिटी में मौलिक अधिकार से था, आर्टिकल से था, इकोनॉमिक्स में बेसिक जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से संबंधित था, है ना। साइंस में आपके बेसिक भौतिकी, जीव विज्ञान, दैनिक जीवन से संबंधित था। करंट अफेयर्स में नियुक्तियाँ जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राष्ट्रीय घटनाएँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और मैथ रीजनिंग में एनोलॉजी, मैचिंग, सिंपल लॉजिक ये सबसे था, है ना। तो ये हमारा जो है टॉपिक वाइज एनालिसिस हुआ जो 2020 का पेपर था। अभी हम लोग पेपर देखते हैं उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। तो इस तरह जो है ये हमारा पूरा अप्रोच होगा, है ना, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है ना, जो पूछा गया था 2020 में। पहला प्रश्न है कि मराठों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, मराठा चौथ तथा सरदेशमुखी के रूप में कर वसूलते थे। दूसरा है कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया, है ना। तो देखिए जो
पहला तो आपका सही है कि मराठा चौथ जो है और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूला करते थे, है ना। चौथ और सरदेशमुखी के रूप में मराठों ने जो है पानीपत के युद्ध में भाग लिया था, लेकिन द्वितीय में नहीं, तृतीय युद्ध में भाग लिया था, है ना। और जबकि यहाँ द्वितीय युद्ध लिखा है, जबकि सन आपका सही है। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इसमें मराठों ने जो है भाग लिया था, जो है ना, तृतीय विश्व युद्ध में। और इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुआ था, है ना। और जबकि द्वितीय जो युद्ध हुआ था पानीपत का, है ना, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध रहा है ना, वो आपका 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, है ना। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध, है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, पहला आपका सही है। तो ओनली A1 जो है आपका सही होगा, तो आंसर ए होगा आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन, है ना। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो आपका लॉर्ड कर्जन होगा, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय ही जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, है ना। तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित और कुछ हम देखते हैं। देखिए इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें, है ना, तो कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1899 से था 1905 तक इसका कार्यकाल, है ना। और इसी के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। बंगाल का जो विभाजन हुआ था इसी के समय हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के ही समय में जो है सिंचाई आयोग, है ना, रेलवे आयोग, ठीक है, पुलिस आयोग, है ना। तो इस तरह जो है विभिन्न आयोगों का गठन लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। और जो मुख्य बातें याद रखना है कि कार्यकाल इसका 99 से जो है 1904 था, है ना, 1905 था, है ना। और बंगाल का विभाजन इसी के समय हुआ। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है 1904 में जो है, सन भी पूछता है, तो 1904 में लाया गया था। और इसी के समय सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग जो है विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन हुआ था। अब देखिए लॉर्ड मिंटो को हम देखते हैं, तो लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल था, है ना, तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से जो है 1910 था, है ना, 1910 था। और इसी के समय जो है कांग्रेस का विभाजन 1907 में जो है देखने को मिला था। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, है ना, सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसी समय कांग्रेस का विभाजन होता है। और लॉर्ड मिंटो के समय में ही, है ना, 1906 में जो है 1906 में जो है ढाका में, है ना, ढाका में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था, याद रखना है, तो इसी के लॉर्ड मिंटो के समय में ही हुआ था 1906 में। वो किसके द्वारा हुआ था, तो आगा खां, है ना, आगा खां के द्वारा हुआ था। और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था, है ना। तो आगा खां, सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, है ना। तो ये लॉर्ड मिंटो से हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड कैनिंग से देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग को जो है अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल रहा है ना। और साथ ही साथ भारत का प्रथम वायसराय, है ना, प्रथम वायसराय भी यही रहा है। फिर लॉर्ड कैनिंग के संबंध में और क्या मुख्य बातें हैं, और इसी के समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। 1857 की जो है भारत की जो प्रथम क्रांति रही है ना, 1857 की क्रांति इसी के समय हुआ था, है ना। और लॉर्ड कैनिंग से संबंधित क्या मुख्य बातें हो सकती हैं, इसी के समय 1861 में जो है उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, है ना, उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, जिसके तहत जो है ना, आपके मुंबई में, है ना, कलकत्ता में और मद्रास में जो है ना, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, है ना। 1861 में जो है इसी के कार्यकाल में जो है आया हुआ था, है ना। और इसका जो कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का 1856 से जो है ना, 1856 से 1862 तक था, है ना। तो इसका जो कार्यकाल रहा 1856 से 62, इसी के समय उच्च न्यायालय अधिनियम आया, ठीक है। अब आइए लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ मुख्य बातें हम देखते हैं। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है ना, स्थानीय स्वशासन का पिता का, इसी के समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके द्वारा समाप्त किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इसने सिविल सेवा में जो है ना, सिविल सेवा में जो है जो आयु की सीमा थी
19 उसे बढ़ाकर 21 कर दिया, है ना। तो ये जो है लॉर्ड रिपन से, ये जो है देखिए इन जितने भी मैं डिस्कस किया हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। तो पूरा पेपर के एनालिसिस करके लाए गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे डिस्कस कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो लॉर्ड रिपन को पहले तो इसने 19 से 21 किया, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देगी इसके द्वारा, है ना। तो ये रिपन से हो गया। और हम लोगों ने कैनिंग से संबंधित देख लिया, मुख्य मादे कि 1857 की क्रांति हुआ था इसके समय, है ना। कर्जन को मिनटों को सब देख लिए, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका जो आंसर होगा कर्जन होगा, है ना। इसका जो आंसर होगा कर्जन होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपके पॉलिटी से ये पूछा गया है ना। पॉलिटी से है, समानता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, है ना। तो देखिए जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे जो है आर्टिकल आते हैं आपके, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो समानता का अधिकार आपके है ना, समानता का अधिकार है आपके ये 14 से 18 है ना। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है आपका, है ना, ये आपकी 19 से 22 है ना, 19 से 22 है। फिर आपके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है ना, ये आपके 23 से 24 है ना। फिर 25 से 28 आपके जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जो अधिकार है आपकी 29 से 30 है ना। और आर्टिकल 32 में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। आर्टिकल 32 में, है ना, अनुच्छेद 32 में आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। इसमें शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है ना, ये आप गलत दिया गया है, 20 से 22 नहीं बल्कि आपका 23 से 24 है ना। जिसमें आपके बालाश्रम जो है 23 में और 24 में आपके जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है ना, उनका बात किया गया है ना, उनका शोषण ना हो पाए, ठीक है। तो ये आपका हुआ पॉलिटी का प्रश्न जो है। इसका जो आंसर होगा आपका कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार है, बाकी सभी सुमेलित हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो आपके ज्योग्राफी से पूछा गया है ना, ज्योग्राफी से है। और ज्योग्राफी में भी आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है, और जो है खाद्यान्न से पूछा गया है, खाद्यान्न और राज्यों का मिलान करना है। तो बैलाडीला मध्य प्रदेश, चिकमंगलुरु कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, है ना। तो कौन से इसमें सुमेलित नहीं है, तो देखिए चिकमंगलुरु जो है आपका कर्नाटक सही है, मयूरभंज आपके उड़ीसा सही है, और सिंहभूमि आपका झारखंड सत्य है। जबकि बैलाडीला आपका मध्य प्रदेश में नहीं है ना। बैलाडीला आपका किस में है, बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है ना। बैलाडीला आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, है ना। बाकी सब सत्य हैं। और ये सभी जितने भी हैं ये लव अयस्क जो है ना से संबंधित खाद्यान्न है ना, लव अयस्क से जो है ना। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मौलिक अधिकारों से ही पूछा गया है ना। मौलिक अधिकारों में आपके आर्टिकल 19 से पूछा गया है, जो अभी हमने देखा कि 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, उसी से है ये कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा व्यवसाय करने का अधिकार को सुरक्षित करता है। दूसरा है आपके संविधान 1(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो ये भी सही है कि मादक द्रव्यों का व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है ना, सही है। और आपका पहला भी सही है, क्योंकि 1(g) में आपके सभी नागरिकों को कोई भी पेशा व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है ना। कि जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 जो है, इसमें आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें सब क्लाज ABCDEFGH करके दिया गया है ना। तो जी आपका किससे है, किसी भी पेशे व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है ना। तो इस तरह जो है मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पॉलिटी में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 2 प्रश्न से पूछे गए, है ना। तो पॉलिटी में हमको किन किन चीज़ ध्यान रखना है, एक तो मौलिक अधिकार हो गया आपके, है ना, मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हो गए, है ना। फिर राष्ट्रपति वाला चैप्टर हो गया आपका, है ना, राष्ट्रपति से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह हैं, संसद वाला हो गया आपका, है ना। फिर आपके न्यायालय से संबंधित कुछ हो गए, है ना। ये सब जो आपके हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये जो सामान्य अध्ययन के पेपर, इनसे जो है अधिक प्रश्न पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो इसको विशेष तौर पे हमको ध्यान रखना है ना। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न आपके ज्योग्राफी के नदी से है ना, रिवर से पूछा गया है। अभिकथन है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण दिया गया है कि एक
भ्रंश घाटी से बहती है ना। जो पहला आपका अभिकथन गलत दिया गया है, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एक ज्वार नदमुखी नदी है। और नर्मदा नदी के संबंध में अगर हम देखें तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, और यह जो है आपके पश्चिम की ओर बहती हुई जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसी पे जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है ना। ये पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस पे है ना, तो इसी पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है ना। और नदी से संबंधित ये हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश से अमरकंटक से इसका उद्गम होता है ना। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ना, ज्वार नदमुखी नदी है। और भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। तो नर्मदा नदी किससे होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यह अरब सागर में मुहाना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इस तरह हो गया ये। देखिए ज्योग्राफी में रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, है ना। तो ज्योग्राफी में आपका रिवर जो है ना, और फिर उसके बाद जो खाद्यान्न वगैरह है ना, तो इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है। अब आइए अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है। वर्तमान में इसकी तो लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम प्रश्न इससे पता कर सकते हैं कि किससे आते हैं। देखिए नियुक्तियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भारत के नए सैन्य अभियान के महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो उस समय की बात किया गया है ना। उस समय BS राजू आपके थे, है ना। तो ये देखिए जो करंट अफेयर पढ़ने का इसलिए जो है लाया गया है प्रश्न ये, है ना। तो इससे आपको पता चले करंट अफेयर्स पूछे कहाँ से जाते हैं। तो नियुक्तियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। और जबकि BS राजू ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक आपका है ना। तो नियुक्तियाँ जो है आपके, है ना, समसामयिक विषय में जो नियुक्तियाँ हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको पढ़ना जरूरी है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भी नदी से ही पूछा गया है कि कौन सी नदी है मुल्ताई पर्वत के टाँका से निकलती है ना। तो महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, है ना। तो अभी कौन सी नदी, तो देखिए आपकी जो ताप्ती नदी है ना, ये ताप्ती नदी आपके मध्य प्रदेश के, है ना, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है ना। और ये पश्चिम की तरफ या अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा ताप्ती दोनों आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, है ना। तो ये ताप्ती से हो गया। और ताप्ती पे जो है, और अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। उकाई बांध इसी पर बनाया गया है ना। उकाई बांध किस पे है, तो उकाई बांध जो है आपकी ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध आपकी नर्मदा नदी पर है ना, जो सबसे लंबी नदी है पश्चिम की तरफ बहने वाली अरब सागर में गिरने वाली। महानदी की बात करते हैं, इसका भाई उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, और यह उड़ीसा से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसी पर जो है हीराकुंड बांध जो है बनाया गया है, जो सबसे लंबा बांध है भारत का, है ना। और फिर सोन नदी की बात करते हैं, यह जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत से आकर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है ना। और इसकी जो सहायक नदी है रिहंद नदी है ना। रिहंद इसकी सहायक नदी, इसी पर रिहंद बांध बनाया गया है ना। और सोन जो है प्रायद्वीपीय भारत से गंगा मिलने वाली प्रमुख नदी है ना। तो ये जो है सोन नदी से हो गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका ताप्ती होगा, है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेड़ जड़ से वैसे संबंधित है जैसे धुआं निम्नलिखित किससे संबंधित है ना। तो पेड़ जो है जड़ से संबंधित है, तो धुआं किससे संबंधित है, लकड़ी से, चिमनी से, आग से, आतिशबाजी से। तो धुआं किससे संबंधित है आपका, तो धुआं आपके आग से संबंधित है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं जो मिलान करने से है ना, कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है, फूलों की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, अंगूर की खेती, है ना। तो मत्स्य पालन किससे है, मछली से है। फूलों की खेती फूल से है। रेशम के कीड़ों का रेशम से। अंगूर की खेती आपके अंगूर से है ना। तो आपका जो आंसर होगा 4 3 1 2, है ना। तो 4 3 1 2 देखते हैं किस में है। 4 3 1 2 आपका आंसर जो होगा डी होगा, है ना। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो तंत्र की इंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की इंट्रोपी घटती है ना। जो तंत्र की इंट्रोपी के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है ना, कि जब तंत्र की इंट्रोपी जो है बढ़ती है तो कि जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा। तो जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है
तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है ना कि घटती है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका केवल एक होगा, है ना। तंत्र की एंट्रोपी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये मिलान से है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो इंटीलिया जो है मुकेश अंबानी, जसप्रीत बुमराह, संजना गणेशन, नोवावैक्स कोविड-19, इंद्रू मल्होत्रा महिला क्रिकेट भार, है ना। तो देखिए इंटीलिया जो है मुकेश अंबानी का जो है आवास है ना, उनके घर का नाम इंटीलिया सही है। जसप्रीत बुमराह की जो पत्नी है उनका नाम संजना गणेशन, ये भी सत्य है। नोवावैक्स एक वैक्सीन है कोविड-19 का, ये भी सत्य है। जबकि इंदु मल्होत्रा जो है ये महिला क्रिकेटर का भार नहीं बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश रही हैं और पहली महिला कह सकते हैं कि वो रही जो अधिवक्ता से डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश बनी, है ना। तो ये पहली कह सकते हैं कि पहला महिला न्यायाधीश रही जो है ना, कि जो अधिवक्ता से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी, है ना। तो ये यही डी आपका आंसर गलत होगा, है ना। और ये आपका आंसर होगा डी, है ना। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला, है ना। तो ये भी देखिए करंट से उस समय के पूछा गया था। आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका आईआईटी रुड़की होगा। ये उस समय का प्रश्न 2021 में जो है ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला गया था आईआईटी रुड़की द्वारा जो है ना। तो इस तरह करंट से हमारे प्रश्न आते हैं। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फ्रियान क्या है, तो फ्रियान एक प्रकार का प्रशीतक है। वाटर गैस क्या है, वाटर गैस आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रॉकेट ईंधन में आपका द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। टाँका जो है टिन और लेड का मिश्रण है ना। तो आपका 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2। देखते हैं ऑप्शन 3 4 1 2 किस में है। 3 4 1 2 आपका पहला है, तो पहला ही सही होगा, है ना। जो प्रशीतक फ्रियान क्या है, एक प्रशीतक है आपका, है ना। फ्रियान प्रशीतक है। वाटर गैस, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। रॉकेट ईंधन में जो है द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। टाँका टिन और लेड का मिश्रण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आर्टिकल से पॉलिटी में आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 51 मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, है ना। तो देखिए आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है लेकिन निर्वाचन से नहीं बल्कि उनकी पदावधि से संबंधित है ना। राष्ट्रपति के संबंध में बात किया गया है लेकिन निर्वाचन आपका जो है 54 हो जाता है ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपकी आर्टिकल जो है 54 में है न कि 52 में है ना। तो राष्ट्रपति के संबंध में बात की गई पदवत से संबंधित, है ना। लेकिन जो है इसमें वो नहीं कहा गया है कि इनका निर्वाचन होगा, है ना। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 52 में, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा, यही सुमेलित नहीं है ना। बाकी 51 मूल कर्तव्य है, 165 में राज्य महाधिवक्ता, 154 में राज्य कार्यपालिका शक्ति का है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए कौन सा कूट उपयोग सही है ना। तो ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, संस्कृत दिया गया था प्रश्न में लेकिन सूक्त है ना। 1028 सूक्त हैं आपके ऋग्वेद में। दूसरा ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है ना। तो इसके दोनों प्रश्न दोनों जो है स्टेटमेंट सही हैं, है ना, ऋग्वेद से संबंधित। तो 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है ना। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये आपकी इकोनॉमिक्स से पूछा गया है कि मुद्रा संकुचन के अर्थ के संबंध में कौन सा सही है। मुद्रा संकुचन मतलब डिफ्लेशन की बात किया गया है ना। डिफ्लेशन, है ना, ये आपका डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में क्या होता है, आपकी जो मतलब वस्तुएं हैं उनकी कीमत में गिरावट आ जाती है ना। तो जो गुड्स होती हैं, है ना, उनके प्राइस में जो है कमी हो जाती है। जबकि जो मनी होती है ना, मनी या मुद्रा होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है डिफ्लेशन में। और जबकि हम जब इन्फ्लेशन देखते हैं, है ना, इन्फ्लेशन देखते हैं, जो गुड्स होता है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं जबकि मुद्रा जो होता है मनी जो है उसकी वैल्यू घट जाती है ना। तो देखिए इसमें डिफ्लेशन पूछा गया है, इसके संबंध में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ जा रही हैं, कीमतें बढ़ेंगी तो वह इन्फ्लेशन हो जाएगा आपका। रोज़गार बढ़ रहा है ना, तो रोज़गार किस में बढ़ता है, इन्फ्लेशन में। जब है ना महंगाई वस्तु कीमत
बढ़ जाएगी तो अधिक लाभ होगा, तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रा आपूर्ति किस में बढ़ जाती है? इन्फ्लेशन में आपकी, है ना। जबकि मुद्रा का मूल्य किस में बढ़ेगा? तो आपके डिफ्लेशन में, है ना। तो जो पहला आपका आंसर दिया गया मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तो मुद्रा का मूल्य किस में बढ़ेगा? डिफ्लेशन में। जबकि वस्तुओं की कीमतें जो है घट जाती हैं, जबकि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है डिफ्लेशन में, है ना। इन्फ्लेशन में क्या है? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा का मूल्य घट जाता है, रोजगार बढ़ती हैं। इन्फ्लेशन में मुद्रा आपूर्ति, ये सब जितने भी हैं ये आपके इन्फ्लेशन से संबंधित है ना। तो डिफ्लेशन के संबंध में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना पहला सत्य है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भी करंट से पूछा गया है आपका। एरो इंडिया 2021, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। 55 देशों के प्रतिनिधि भाग लिया, है ना। तो बेंगलुरु में तो हुआ था, लेकिन 55 देश ही नहीं केवल थे, इससे अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपका पहला आपका सत्य होगा। तो देखिए करंट अफेयर्स में जो है आपके खेल से जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई अगला प्रश्न हम देखते हैं आपके सूची 1 सूची 2 से मिलान करें, साइंस से आपके प्रश्न है। आमाशय रस में क्या होता है? हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है? सिरका में उपस्थित, दूध में, है ना। तो हड्डियों में हम सभी जानते हैं कि हड्डियों में क्या है? कैल्शियम होता है ना। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल का हो गया, है ना। और आमाशय में आपके क्या होता है? हाइड्रोलिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा 2, 3, 4, 1, है ना। 2, 3, 4, 1 किसमें है? 2, 3, 4, 1 आपका सी में है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी आपके करंट से है ना, कि क्वाड समूह का हिस्सा कौन सा नहीं है ना। कतर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, है ना। तो क्वाड में हम जानते हैं इसके 4 मेंबर हैं, जिसमें आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है ना। तो इसमें कतर आपका नहीं है ना। तो इसमें आपके बाकी ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और एक यूएसए आपका, है ना। तो ये क्वाड समूह हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अधिकतर जो रेगिस्तानी पौधे हैं रात के समय पुष्पित होते हैं, इसके क्या कारण है? क्योंकि, है ना, उनमें फूल खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है, वे चंद्रमा की दिशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं, रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, है ना। तो जो रेगिस्तानी पौधे हैं रात के समय क्यों पुष्पित होते हैं? क्योंकि ये रात के समय जो कीड़े होते हैं रेगिस्तान को, वे सक्रिय होते हैं, जिससे परागकण उनका जो है अच्छे से हो पाता है ना। तो आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जुलू जनजातियाँ, है ना। तो ज्योग्राफी से प्रश्न है ना, जनजातियों से, है ना, उनके स्थान से जो है किस लोकेशन पाई जाती हैं, है ना। तो जुलू जनजातियाँ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मोरक्को में या दक्षिण अफ्रीका में। तो जो जुलू जनजातियाँ है आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। तो जुलू जो जनजाति है आपकी कहाँ पे पाई जाती है? वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। जबकि माओरी जो है आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है ना। माओरी जो है आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन जो है रसायन किसका उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? अमोनिया, मीथेन, जल या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन किस रसायन में किसका उत्सर्जक के रूप में पैदा होता है? तो जल जो होता है आपका, है ना, ये जो है उत्सर्जक के रूप में पैदा होता है। क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन जो है क्या है? जल, यह इको फ्रेंडली होता है ना। और यह जो है आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि अभिकथन और कारण दिया गया है इसमें। अभिकथन क्या है कि बलबन तुर्कान चहलगामी का सदस्य था, है ना। और कारण दिया गया है कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, है ना। तो बलबन क्या है? तुर्कानी चहलगामी का सदस्य था, ये सत्य है। कारण दिया गया है कि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, ये भी सत्य है। लेकिन आपका जो कथन और कारण है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, है ना। बलबन जो है तुर्कानी चहलगामी का सदस्य था क्योंकि उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण, तो ये व्याख्या नहीं करता है ना। दोनों सत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के गठन से कौन व्यक्ति संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, है ना। तो स्वराज पार्टी से कौन संबंधित था? ये तो CR दास आप सबके संबंधित थे, मोतीलाल नेहरू, है ना। तो स्वराज पार्टी से कौन से था? CR दास थे और मोतीलाल नेहरू। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था, है ना। और स्थापना का 1923 में किया गया था, जब आपका जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया, तब जो है स्वराज पार्टी का स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के आपके
CR दास थे, है ना। और जो महासचिव थे, है ना, जो महासचिव थे वो जो है ये अध्यक्ष थे। महासचिव कौन था, है ना, तो महासचिव कौन था, मोतीलाल नेहरू थे, है ना। तो मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे, है ना। और मोतीलाल नेहरू के संबंध में बात करें तो मोतीलाल नेहरू जो है ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1928 में इन्हीं के कार्यकाल में जो है नेहरू रिपोर्ट भी आया था, है ना। और CR दास हो गए। अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें, और सुभाष चंद्र बोस जो है ये कांग्रेस के 1928 में जो है हरिपुरा गुजरात में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1929 में त्रिपुरी में भी अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1938 में थे, 1939 में इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के संबंध, और इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था, है ना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। नारा इनका पूछता है, दिल्ली चलो का नारा कौन दिया, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, है ना, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो अभी इन्हीं से संबंधित है सुभाष चंद्र। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था, है ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस से क्या हो, दिल्ली चलो, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना इन्होंने किया था, है ना, सिंगापुर में। और हरिपुरा त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। कांग्रेसी में जो है त्रिपुरी में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना। और जवाहरलाल नेहरू को देखिए बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और उन्होंने ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री भी पुस्तक लिखा है। ये पुस्तक है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडियन की 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण जो है ना। तो ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, और क्या है इनका दूसरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की खोज, है ना, जो आपके भारत की खोज जेल में लिखा था। तो ये जवाहरलाल की प्रमुख पुस्तकें हैं। भारत प्रथम प्रधानमंत्री रहे, हाँ। और गुट निरपेक्षता का संबंध इनसे है, पंचशील सिद्धांत का संबंध इनसे है ना। तो ये जो है इतिहास के प्रश्न हुए, और इसका जो आंसर होगा आपका 2 और 4 होगा, है ना। तो ये होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26। ये भी मिलान से ज्योग्राफी से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चैलेंजर डीप, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार और चैगोस कटक, है ना। तो देखिए चैलेंजर एक डीप है, चैलेंजर गर्त जिसे कहते हैं, जो आपके प्रशांत महासागर में है। ये उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में है। जबकि चैलेंजर जो उभार है आपके ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है ना। और जो डॉल्फिन उभार है वो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और जो चैगोस कटक है वो आपको हिंद महासागर में है ना। तो आपका चैलेंजर डीप कहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी 4 हो जाएगा। फिर डॉल्फिन आपका डॉल्फिन आपका उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा, है ना। तो डॉल्फिन आपका उत्तरी अटलांटिक, चैलेंजर डीप आपका उत्तरी पूर्वी, चैलेंजर उभार आपका दक्षिणी अटलांटिक, चैगोस आपका हिंद महासागर में होगा, ठीक है। तो 4 3 2 1, है ना। तो 4 3 2 1 हम देखते हैं किसमें है, 4 3 2 1, तो आपका बी होगा आंसर, है ना। बी आपका आंसर होगा। और फिर तो इस तरह जो है हम लोगों ने जो है जीएस के जितने भी प्रश्न थे, है ना, सामान्य अध्ययन के हम लोगों ने देखा। अब बाकी जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उसको अलग से जो है एक वीडियो में लाएंगे, जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके रीजनिंग मैथ, उसको हम लोग देखेंगे एक वीडियो में। बाकी जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन सबसे जो है उनको एक वीडियो में लाएंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह ये जो है हमारा ये जीएस का पीवाईक्यू जो है कवर हुआ जो है ना। तो अगर ये हमारा पढ़ाने का तरीका और अप्रोच आपको बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें, है ना। TDS एकेडमी आपके लिए बेहतर कंटेंट और बेहतर स्मार्ट तरीके से आपके लिए जो है कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें, कैसे बेहतर तरीके से आपका अप्रोच हो, जिससे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आप प्राप्त कर सकें, है ना। तो अगर आपको ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।